आज हमको नया टॉपिक पढ़ना है, व्हाट इज मीन बाय पॉलीमर। ठीक है, तो देखिए पॉलीमर्स, ये जो चैप्टर है अभी आपकी जो 12th की नई किताब आई है उसमें थोड़ा अलग है। इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलीमर केमिस्ट्री करके चैप्टर का नाम दिया हुआ है, और आपका जो पॉलीमर चैप्टर है उसमें और वहाँ पे जो 11 की अभी जो 12 की जो नई किताब आई है उसमें एक दो चीज़ों में ही थोड़ा बहुत डिफरेंस दिया है। जैसे कि आपके किताब में रिंग ओपनिंग पॉलीमर्स वगैरह नहीं दिया था, बराबर है। तो आपके अभी जो नई किताब आई है 12वीं की जो 12th स्टैंडर्ड की, उसमें रिंग ओपनिंग पॉलीमर्स आपको दिया गया है और उसके बारे में भी आपको बताया गया है। तो आज जो हमको पढ़ना है वो व्हाट इज मीन बाय पॉलीमर पढ़ना है, और पॉलीमर क्या होता है वो पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स, यानी पॉलीमर का क्लासिफिकेशन किस आधार पर करते हैं, किस तरीके से करते हैं और उसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो ये सब हम आज के टॉपिक्स में देखने वाले। तो टुडेज टॉपिक इज नथिंग बट दी इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलीमर एंड द क्लासिफिकेशंस ऑफ पॉलीमर। इज इट क्लियर, समझा आपको? तो अभी हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे व्हाट इज मीन बाय पॉलीमर्स। आपको पता है बेटा पॉलीमर्स में दो वर्ड से का कॉम्बिनेशन है, पॉली प्लस मर्स। ठीक है, पॉली का मतलब होता है मेनी, एक से ज्यादा, बराबर है। पॉली का मतलब होता है मेनी, एक से ज्यादा आने वाले, है ना, थिंग्स, दैट इज नथिंग बट पॉली। एंड मीरोज का मतलब होता है पार्ट्स। मीरोज, मीरोज MER, देखिए MEROS, मीरोज। मीरोज का मतलब होता है पार्ट, पार्ट। और पॉली का मतलब होता है मेनी। क्या होता है? मेनी। तो मेनी पार्ट से बनने वाला है ना सब्सटेंस, दैट इज नथिंग बट दी पॉलीमर। इज इट क्लियर? तो व्हाट इज मीन बाय पॉलीमर? पॉलीमर इज ए मैक्रोमोलिक्यूल। पॉलीमर क्या है? मैक्रोमोलिक्यूल है, और ये मैक्रोमोलिक्यूलर जो होता है वो नंबर ऑफ मोनोमर्स से बनता है, नंबर ऑफ मोनोमर्स से बनता है। मैक्रोमोलिक्यूल यानी जो जिसका आकार बहुत बड़ा होता है, ठीक है, बड़ा मॉलिक्यूल्स जिसको हम खुली आंखों से देख सकते हैं, बराबर है, दैट इज कॉल्ड एज मैक्रोमोलिक्यूल्स। और जो पॉलीमर होता है वो बेसिकली मैक्रोमोलिक्यूल्स होता है, और वो नंबर ऑफ मोनोमर्स से बनता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोनोमर्स, तो हम देखेंगे व्हाट इज मीन बाय मोनोमर्स। तो मोनोमर्स आर स्मॉल एंड सिंपल मॉलिक्यूल हैविंग अ कैपेसिटी ऑफ फॉर्मिंग टू केमिकल बॉन्ड्स विथ टू अदर मोनोमर्स। इसका मतलब है मोनोमर के पास एक कैपेसिटी होती है जो दूसरे दो मोनोमर्स के साथ बॉन्ड बना सकता है, देन दैट मॉलिक्यूल इज नोन एज monomer. So monomer is a basically simple molecule. Is it clear? Next, the functionality of monomer depends upon the number of bonding sites in a monomer. monomer में कितनी number of binding sites है, यानी जिस प्रकार से वो बाइंड हो सकता है किसी और मोनोमर के साथ, वो कितनी है बाइंडिंग साइट्स, उसके आधार पर उसकी मोनोमर की फंक्शनैलिटी डिपेंड करती है। उसके बाद the process of synthesis of polymer means the process, in that process the synthesis of polymers is to be done, then that process is known as polymerization. That is nothing but the polymerization is a process in which the synthesizing the polymer is to be done, then that process is nothing but the polymerization. Is it clear? समझा क्या आपको? तो व्हाट इज मीन बाय पॉलीमराइजेशन, पॉलीमर्स। देखिए आज हम जो पॉलीमर्स पढ़ रहे हैं उसका पॉलीमर का यूज़ क्या है आपको पता है, यानी हमारा जो प्रतिदिन की जो शुरुआत है वो पॉलीमर से होती है बेटा। जब आप सो के उठते हो तो बराबर है, सो के उठने के बाद आप क्या करते हो, सबसे पहले ब्रश करते हो, तो जो ब्रश में जो फाइबर्स लगे होते हैं ना, तो दैट फाइबर्स इज नथिंग बट पॉलीमर्स, बराबर है। आप उसके बाद जो मग लेते हो पानी लेने के लिए, तो मग में क्या है, प्लास्टिक है, पॉलीमर है। ठीक है, तो टुडेज वर्ड टोटली डिपेंड्स ऑन पॉलीमर, हम ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि पॉलीमर जो केमिस्ट्री है वो बहुत वास्ट केमिस्ट्री है, और हम पॉलीमर्स की विदाउट यूज़ किए हम दुनिया में सर्वाइव नहीं कर सकते। क्योंकि आपको पता है आजकल तो आर्टिफिशियल हार्ट भी पॉलीमर से ही बन रहा है, आर्टिफिशियल हार्ट,
यानी इन मेडिसिन अल्सो पॉलीमर्स यूज टू बी यूज्ड। जितने भी मेडिसिन में या हॉस्पिटल्स में आप बड़ी बड़ी मशीनरी देखते हो वो सब मेडअप ऑफ पॉलीमर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से बनती है, बराबर है। तो पॉलीमर्स के बगैर हम बिल्कुल आज की दुनिया की कल्पना ही नहीं कर सकते। आप और मैं, आप हम एक दूसरे को सुन पा रहे, क्यों? ऑप्टिकल फाइबर्स के कारण, बराबर है। तो दैट फाइबर्स इज नथिंग बट दी पॉलीमर्स। तो आज हमको जो पॉलीमर्स पढ़ना है वो बेसिकली उसका क्लासिफिकेशन के थ्रू आपको पढ़ना है, क्योंकि पूरा जो चैप्टर्स है वो अगर आप ऐसे इंडिविजुअली पढ़ने जाओगे तो आप बहुत कंफ्यूज स्टेट में चले जाओगे, क्योंकि इतना आसान नहीं है पॉलीमर्स को पढ़ना। तो इसीलिए मैंने इसको डायग्रामेटिकली आपको क्या किया है, बना के दिखाया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स, तो पॉलीमर्स को अलग अलग क्राइटेरिया से क्लासिफाई करने का प्रयास हमने यहाँ पे किया है। पॉलीमर्स को अलग अलग टाइप से हम क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे कि नंबर 1 है बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ ओरिजिन। बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ ओरिजिन यानी वो पॉलीमर कहाँ से निर्माण हुआ है, कहाँ से बना हुआ है, इसके आधार पर हम ऐसे पॉलीमर्स को क्लासिफाई करेंगे उसके सोर्स के आधार पर। तो उसको हम अंडर हेडिंग में डालेंगे द क्लासिफिकेशन मीन्स क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ ओरिजिन। वो कहाँ से उत्पन्न हुए हैं उसके आधार पर हम उसको क्लासिफाई करेंगे। तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ ओरिजिन आर फर्दर क्लासिफाइड नंबर 1 नेचुरल पॉलीमर, नंबर 2 सिंथेटिक पॉलीमर्स एंड नंबर 3 सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स। आपको दिख रहा है यहाँ पे कि जो बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ ओरिजिन जो हमने क्लासिफिकेशन किया है पॉलीमर का, वो फर्दर क्लासिफाई होके क्या हो गया है, उसमें आ गया है नेचुरल पॉलीमर, दूसरा है सिंथेटिक पॉलीमर, तीसरा है सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पॉलीमर which are under heading the classification based on source of origin। तो हम सबसे पहले जाएंगे नेचुरल पॉलीमर्स। बेटा नाम से ही आपको समझ गया होगा व्हाट इज मीन बाय नेचुरल पॉलीमर। ऐसे पॉलीमर्स जो हमको नेचर में क्या होते हैं, डायरेक्टली मिलते हैं या उसके ऊपर थोड़ा बहुत हमको वर्क करना पड़ता है, दैट इज नथिंग बट दी नेचुरल पॉलीमर्स। बेटा नेचुरल पॉलीमर्स नेचुरल चीज़ों से मिलेंगे, जैसे कि प्लांट एंड एनिमल्स। तो जो प्लांट से पॉलीमर मिलते हैं हम उसको बोलते हैं प्लांट एनिमल, यानी वनस्पति से मिलने वाले पॉलीमर। अब ये प्लांट पॉलीमर में क्या क्या आता है आपको पता है, कॉटन की ट्रीज होती है, बराबर है, तो उससे मिलता है हमको कॉटन। क्या मिलता है? कॉटन। उसके बाद लिनन, ये जो लिनन का कपड़ा होता है ना बेटा, ये बेसिकली जो लिनन फाइबर है ये फ्लैक्स प्लांट के नाम से जो एक प्लांट होता है फ्लैक्स प्लांट, इसको हिंदी में बोलते हैं फ्लैक्स प्लांट को सन का पेड़। क्या बोलते हैं? सन का पेड़। हिंदी में बोलते हैं फ्लैक्स प्लांट इज ऑल्सो नोन एज सन प्लेंट, सन का पेड़, या फिर उसको मराठी में बोलते हैं अंबाडीची वनस्पति, अंबाडी वनस्पति। ये देखने में बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं, बराबर है, और इसको नीले कलर के फ्लावर लगते हैं। तो ऐसे फ्लेक्स प्लांट से हम कौन सा कॉटन मिला, कौन सा ये मिलाते हैं फाइबर, प्लांट पॉलीमर मिलाते हैं लिनन। क्या मिलाते हैं? लिनन। तो लिनन इज ए प्लांट पॉलीमर विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ फ्लेक्स प्लांट। समझे क्या? फ्लेक्स प्लांट से मिलाते हैं तो वो हमारा नेचुरल पॉलीमर है और उसमें भी वो प्लांट पॉलीमर है। उसके बाद आप देखते हो नेचुरल रबर। आपने रबर की ट्री तो नहीं देखे होंगे, पर आपको अगर आप डिस्कवरी चैनल वगैरह देखते हो तो उसमें आपको पता होगा कि नेचुरल जो रबर है वो रबर के ट्री से निकालते हैं। बार्क ऑफ द ट्री मीन्स बार्क ऑफ रबर ट्री से एक लैटिस निकाला जाता है, लैटासिस निकाला जाता है, और उस लैटासिस से बनता है नेचुरल रबर। तो बेटा ये हो गए प्लांट पॉलीमर। कॉटन, लिनन, नेचुरल रबर ऑल आर प्लांट पॉलीमर। ठीक है, यानी ऐसे पॉलीमर जो हम प्लांट से मिलाते हैं, ये सभी नेचुरल पॉलीमर है। उसके बाद हम नेचुरल पॉलीमर को क्लासिफाई करेंगे एनिमल पॉलीमर्स के द्वारा, यानी ऐसे पॉलीमर जो हमको डायरेक्टली क्या किससे मिलते हैं, एनिमल्स के थ्रू मिलते हैं, तो ऐसे पॉलीमर्स को बोलेंगे हम एनिमल पॉलीमर्स। तो उसमें आता है ऊल। आपको पता है ऊल यानी
उसको लोकर बोलते हैं, बराबर है। तो वो मिलता है शिप्स से, बराबर है। तो शिप्स के जो हेयर होते हैं उससे मिलता है ऊल, वो एनिमल पॉलीमर है। उसके बाद जो सिल्क है, आपको पता है सिल्क, तो ये भी एनिमल पॉलीमर ही है। तो इस तरीके से आपके पास नेचुरल पॉलीमर को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक है प्लांट पॉलीमर और एक है एनिमल पॉलीमर। तो प्लांट पॉलीमर में एग्जांपल क्या लोगे, कॉटन, लिनन एंड नेचुरल रबर। और एनिमल पॉलीमर में आप क्या एग्जांपल लोगे, ऊल एंड सिल्क। तो ये हो गया पहला टाइप, मींस क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ ओरिजिन में सबसे पहला टाइप है नेचुरल पॉलीमर। इज इट क्लियर, अंडरस्टैंड? देन हम देखेंगे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ ओरिजिन में दूसरा टाइप, दैट इज नथिंग बट इज सिंथेटिक पॉलीमर। बेटा सिंथेटिक यानी मैनमेड पॉलीमर, जिनको मनुष्य के द्वारा निर्माण किया गया है, ठीक है। तो ये मैनमेड पॉलीमर कैसे बनते हैं? बेसिकली ये जो पॉलीमर बनते हैं बेटा, ये केमिकल्स से बनते हैं। किससे बनते हैं? केमिकल्स से बनते हैं। तो ये तो लेबोरेटरीज में बनेंगे, बराबर है, या बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में बनेंगे। सो इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम पॉलीमराइजेशन ऑफ वन मोनोमर और कोपॉलीमराइजेशन ऑफ टू और मोर मोनोमर। ये एक मोनोमर या उससे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा मोनोमर्स का पॉलीमराइजेशन प्रोसेस से बनने वाले पॉलीमर होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज सिंथेटिक पॉलीमर्स, ठीक है। तो सिंथेटिक पॉलीमर्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स। नंबर वन फाइबर, फाइबर यानी तंतु, धागा, फाइबर। नंबर टू सिंथेटिक रबर, सिंथेटिक रबर यानी जो नेचुरल रबर आता है उसके ऊपर कुछ प्रोसेस करके उससे जो मिलाते हैं उसको, दैट इज नथिंग बट इज सिंथेटिक रबर। पर नेचुरल रबर के जो इंग्रेडिएंट है उसमें फिर हम केमिकल्स के द्वारा उसको तैयार करते हैं, ठीक है। तो नेचुरल रबर को डायरेक्टली नहीं लेते है ना, उसके जैसे दिखने वाले जो केमिकल्स होते हैं, जैसे नियोप्रीन है, ठीक है, या फिर नेचुरल रबर में हम सल्फर ऐड कर देते हैं और उसको हीट कर देते हैं तो वल्कनाइज रबर बना लेते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज सिंथेटिक रबर, अंडरस्टैंड। उसके बाद थर्ड टाइप है प्लास्टिक। तो देखो सिंथेटिक पॉलीमर आर फर्दर डिवाइडेड इनटू फाइबर, सिंथेटिक रबर एंड प्लास्टिक। तो फाइबर का एग्जांपल आपको पता है नायलॉन, टेरिलीन। अब नायलॉन में दो टाइप के नायलॉन आते हैं, एक है नायलॉन 66 और एक है नायलॉन 6। व्हाट इज मीन बाय नायलॉन? ये न्यूयॉर्क और लंदन जो वर्ड है, दो जो कंट्रीज़ है, उन दोनों कंट्रीज़ का जो इनिशियल वर्ड्स है ना, न्यूयॉर्क का NY और लंदन का LON, इससे बना हुआ है। क्योंकि ये जो नायलॉन डिस्कवर्ड हुआ था ये दो कंट्रीज़ के बीच में, यानी दो कंट्री के सहयोग से डिस्कवर्ड हुआ था, तो इसीलिए बोलते हैं उसको नायलॉन। और उसमें दो टाइप है, नायलॉन 6 और एक है नायलॉन 66, ठीक है। तो ये भी हमारा फाइबर है। उसके बाद है टेरिलीन, टेरिलीन भी हमारा क्या है, फाइबर, और दैट इज नथिंग बट दी सिंथेटिक पॉलीमर। उसके बाद है सिंथेटिक रबर, मैंने बताया नियोप्रीन, बराबर है, नियोप्रीन या फिर वल्कनाइज्ड रबर। बेटा ये वल्कनाइज्ड रबर ये बहुत बड़ी डिस्कवरी थी, बराबर है। तो एक गुड लेयर नाम की कंपनी आपने सुने होंगे, गुड लेयर जो टायर्स बनाती है। तो वो जो गुड लेयर कंपनी है वो टायर का नाम नहीं है, तो वो एक्चुअली साइंटिस्ट का नाम है, आपको पता होना चाहिए। गुड लेयर ने ये वल्कनाइज्ड रबर की प्रोसेस को खोज के निकाला था। उन्होंने जो नेचुरल रबर है उसमें सल्फर को ऐड करके उसको स्ट्रांगली हीट करके उसकी प्रॉपर्टी को इन्हांस कर दिया, नेचुरल रबर की प्रॉपर्टी को इन्हांस कर दिया, जिससे उसकी टेंसिल स्ट्रेंथ बढ़ गई, बराबर है, ड्यूरेबिलिटी बढ़ गई, बराबर है। तो इस तरीके से जो रबर हार्ड रबर बन जाता है, दैट इज कॉल्ड एज वल्कनाइज्ड रबर। तो ये हमारे सिंथेटिक रबर्स में आता है। उसके बाद है प्लास्टिक। आप देखते हो बेटा प्लास्टिक दो प्रकार के होता है, एक हाई डेंसिटी प्लास्टिक, एक लो डेंसिटी प्लास्टिक। तो जैसे पॉलीथीन है, तो पॉलीथीन होता है हाई डेंसिटी पॉलीथीन, लो डेंसिटी पॉलीथीन, बराबर है। तो ये सब प्लास्टिक में आते हैं। या फिर PVC, पॉलीविनिल क्लोराइड। PVC का मतलब क्या होता है, पॉलीविनिल क्लोराइड, जिसमें विनिलिक ग्रुप होता है। उसके बाद है पॉलीस्टीरीन, पॉलीस्टाइरीन जिसको आप बोलते हो, तो पॉलीस्टाइरीन, पॉलीथीन, पॉलीविनिल क्लोराइड, ऑल आर प्लास्टिक्स, ये सब प्लास्टिक्स है। उसके बाद थर्ड है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ ओरिजिन में सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। देखो अब ये सेमी सिंथेटिक है, इसका मतलब है ना ये नेचुरल है ना ये सिंथेटिक है, तो उन दोनों के बीच में कहीं तो भी ये लटके हुए हैं, दैट इज कॉल्ड एज सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स और रीजनरेटेड फाइबर्स। यानी नेचुरल फाइबर के ऊपर
कुछ ऐसी प्रोसेस करके उनकी प्रॉपर्टीज़ जैसे लश्यर है या फिर अपीयरेंस है, टेंसिल स्ट्रेंथ है, उसको बढ़ाया जाता है सर्टन केमिकल्स का यूज़ करते हुए। तो ऐसे पॉलीमर्स को फिर हम क्या बोलते हैं, सिंथेटिक पॉलीमर्स और रीजनरेटेड फाइबर। तो हम कब बोलेंगे उसको, व्हेन द प्रॉपर्टीज लाइक अपीयरेंस, टेंसिल स्ट्रेंथ, लश्यर ऑफ नेचुरल पॉलीमर्स, किसका, नेचुरल पॉलीमर का लश्यर, अपीयरेंस, टेंसिल स्ट्रेंथ हम क्या करते हैं, आर मॉडिफाइड, हम उसको मॉडिफाइड करते हैं बाय सम केमिकल ट्रीटमेंट, कुछ केमिकल ट्रीटमेंट का यूज करते हुए, देन दैट पॉलीमर इज नोन एज सिंथेटिक पॉलीमर, तब हम उसको सिंथेटिक पॉलीमर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एसीटेट रेयॉन, एसीटेट रेयॉन या सेलुलोज रेयॉन, या आपने नाम पढ़ा होगा, या विस्कस रेयॉन, ये सब क्या है बेटा, सिंथेटिक पॉलीमर है। इसके अलावा क्यूप्रा अमोनियम सिल्क, ये भी हमारा सिंथेटिक पॉलीमर है। सो सिंथेटिक पॉलीमर इज बेसिकली यूज्ड इन फॉर मैन्युफैक्चरिंग द वार्निशेस। वार्निशेस आपको पता है, जिसको आप वुड पॉलिश वगैरह बोलते हो, वुड पॉलिश बनाने के लिए या वार्निश बनाने के लिए क्या करते हैं, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स का यूज़ करते हैं। साथ में आपको पता है आजकल जो फोटोग्राफिक फिल्म आ रही है वो नॉन इन्फ्लेमेबल है। पहले कैसे थी, जलने वाली फ्लेमें थी, ये थी फिल्म में, पर अभी क्या है, नॉन इन्फ्लेमेबल जो फोटोग्राफिक फिल्म है वो भी सेमी सिंथेटिक पॉलीमर से बनती है। जैसे सिनेमा की फिल्म वगैरह, ये सब क्या है, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर से बनने वाली फिल्म है। उसके बाद नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर, यानी जो स्ट्रक्चर होता है पॉलीमर का, बराबर है, जो पॉलीमर बनता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है, 3D स्ट्रक्चर, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर वगैरह, उसके आधार पर हम क्या करेंगे, पॉलीमर को क्लासिफाई करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो फिर से एक बार देखते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। उसमें बेटा बेसिकली देयर आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। एक है लीनियर पॉलीमर, यानी क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर पे हम देखते हैं सबसे पहले लीनियर पॉलीमर, उसके बाद है ब्रांच चेन पॉलीमर, और सबसे लास्ट में क्रॉस्ड लिंक्ड पॉलीमर। तो एक एक करके देखेंगे व्हाट इज मीन बाय लीनियर पॉलीमर। सो लीनियर पॉलीमर आर ऑल्सो नोन एज स्ट्रेट चेन पॉलीमर्स। स्ट्रेट चेन नाम से ही समझ में आ गए होंगे, इसका कोई ब्रांचिंग नहीं होता। जब मोनोमर्स बिल्कुल लीनियरली एक में से कंबाइन होते हैं तो एक स्ट्रेट चेन बनाते हैं। दैट स्ट्रेट चेन पॉलीमर इज नथिंग बट दी लीनियर पॉलीमर, ठीक है, विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायफंक्शनल मोनोमर, बायफंक्शनल मोनोमर ऑफ अल्कीन, यानी बिल्कुल उसकी जो ये रहेंगी वैलेंसीज, दोनों तरफ के जो एंड है ये क्या करेंगे, एक का साइट प्रोड्यूस करेंगे जिसके ऊपर दूसरे मोनोमर्स अटैच हो सकेंगे, बराबर है, उसी के जैसे। तो आपको एक स्ट्रेट चेन क्या मिलेगा, लीनियर पॉलीमर मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल पॉलीविनिल क्लोराइड, PVC, फॉर एग्जाम्पल पॉलीविनिल क्लोराइड इज अ लीनियर पॉलीमर। अंडरस्टैंड, polyvinyl chloride is a linear types of polymer, and high density polythene, that is nothing but the HDPE, are all linear polymers। तो यहाँ पे मैंने आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। आपको पता है इथिन का फार्मूला क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथिन, दैट इज नथिंग बट दी अल्कीन। तो आप उसको n टाइम्स लिए, कितने टाइम्स लिए, n टाइम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथिन आपने लिया और आपने फिर प्रोसेस किया पॉलीमराइजेशन, बराबर है, कौन सी प्रोसेस किया, पॉलीमराइजेशन। तो पॉलीमराइजेशन प्रोसेस करने के बाद आपको क्या मिलना चाहिए, पॉलीमर मिलना चाहिए। तो व्हेन n नंबर्स ऑफ इथिन आर प्रोसेस्ड बाय पॉलीमराइजेशन, यू हैव टू गेट फर्स्ट रिपीटिंग यूनिट ऑफ इथिन डैश CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 डैश, दैट यूनिट इज नोन एज रिपीटिंग यूनिट। क्या बोलते हैं उसको, रिपीटिंग यूनिट। और हम इस रिपीटिंग यूनिट को अगर स्क्वायर ब्रैकेट में डाल देते हैं, है ना, थोड़ी वैलेंसी बाहर भी निकालते हुए दिखाते हैं और उसको n टाइम्स लिखते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा पॉलीथीन। क्योंकि ये इथिन तो इसका बन गया पॉलीइथिन। पॉली यानी एक से ज्यादा रहने वाले मॉलिक्यूल्स, दैट इज नथिंग बट पॉलीथीन, एक से ज्यादा रहने वाले मोनोमर्स, दैट इज नथिंग बट पॉलीथीन। तो ये इथिन ये मोनोमर हो गया पॉलीथीन का, और ये पॉलीथीन क्या हुआ बेटा, मैक्रो मॉलिक्यूल्स हो गया इथिन का, दैट इज नथिंग बट पॉलीमर हो गया। इज इट अंडरस्टैंड। नेक्स्ट हम देखेंगे दूसरा लीनियर पॉलीमर में ही दूसरा एग्जांपल देखेंगे, PVC कैसे बनता है, पॉलीविनिल क्लोराइड कैसे बनता है। तो उसके लिए आपको विनिल क्लोराइड लेना पड़ता है। बेटा यू नो दैट व्हाट इज मीन बाय विनिलिक ग्रुप,
विनिलिक ग्रुप होता है CH2 डबल बॉन्ड CH, दैट इज कॉल्ड एज विनिलिक ग्रुप, है ना। तो विनिल क्लोराइड कैसे हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CHCl, दैट इज नथिंग बट दी विनिल क्लोराइड। अगर हम उसको n टाइम्स लेते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लेते हैं, नंबर ऑफ मोनोमर्स लेते हैं विनिल क्लोराइड के, और उसको पॉलीमराइजेशन प्रोसेस के अंडर पॉलीमराइज करते हैं, तो आपको रिपीटिंग यूनिट मिलता है सबसे पहले, यानी ये जो डबल बॉन्ड है ये हट जाता है, बराबर है, सिंगल बॉन्ड में, और दोनों तरफ वैलेंसी आ जाती है इसकी, यानी दोनों एंड ओपन हो जाते हैं, जिससे और मोनोमर उसके साथ कंबाइन हो सकते हैं लीनियरली, और आपको फिर मिलता है n नंबर्स ऑफ पॉलीविनिल क्लोराइड, दैट इज नथिंग बट PVC। अंडरस्टैंड? तो इन दैट वे वी हैव टू एक्सप्लेन लीनियर पॉलीमर विच इज द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर। ठीक है, नेक्स्ट है सेकेंड क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर इज नथिंग बट दी ब्रांच्ड चेन पॉलीमर। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ब्रांच्ड चेन पॉलीमर ऑलरेडी एक आधी ब्रांच रहती होंगी उसमें, बराबर है, दैट इज कॉल्ड एज ब्रांच्ड चेन पॉलीमर्स। सो मोनोमर हैविंग 3 फंक्शनल ग्रुप, अभी जो नई किताब आई है इसमें जो ब्रांच चेन पॉलीमर की जो डेफिनेशन दी हुई है उसमें दिया है कि मोनोमर हैविंग 3 फंक्शनल ग्रुप्स और ऑलरेडी हैविंग द साइड चेन। एक तो उसमें 3 फंक्शनल ग्रुप चाहिए, या फिर उसके पास पहले से ही साइड चेन रहना चाहिए, देन गिव्स राइज टू द ब्रांच चेन पॉलीमर, तभी वो मोनोमर हमको ब्रांच चेन पॉलीमर दे सकते हैं। इसका मतलब आपको जो मोनोमर है वो तो ऐसा सिलेक्ट करना पड़ेगा जिसमें 3 फंक्शनल ग्रुप हो, या फिर ऐसा मोनोमर चूज करना पड़ेगा जिसके पास एटलीस्ट 1 साइड चेन हो, बराबर है, जिससे हमको ब्रांच चेन पॉलीमर मिले। एग्जाम्पल है इसमें LDPE, लो डेंसिटी पॉलीमर, और लो डेंसिटी पॉलीथीन वगैरह। इज इट क्लियर? दैट इज कॉल्ड एज ब्रांच चेन पॉलीमर। थर्ड टाइप है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर में, उसका नाम है क्रॉस्ड लिंक्ड पॉलीमर। क्रॉस्ड लिंक, इसका मतलब है आपको पता होगा अभी जो लीनियर अरेंजमेंट होती है मॉलिक्यूल्स को, उसके ऊपर फिर से एक नेटवर्क बन जाता है लिंक का मोनोमर्स के, दैट इज कॉल्ड एज क्रॉस्ड लिंक पॉलीमर, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज नेटवर्क पॉलीमर। आपने देखा होगा जैसे नेटवर्क पॉलीमर जो नेट बनाते हैं, फिशिंग नेट वगैरह, बराबर है, उस प्रकार से बन जाता है, तो दैट इज कॉल्ड एज क्रॉस्ड लिंक्ड पॉलीमर और अ नेटवर्क पॉलीमर। तो इसको कैसे लिखा है, द लिंकिंग ऑफ चेन पॉलीमर्स बाय द स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पे जो लिंकिंग होता है वो लिंकिंग क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड। और ये स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड क्यों होता है, लीड्स टू द नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर। यानी जब कोवैलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है तो यहाँ पे जो चेन बनती है वो एक नेटवर्क टाइप की चेन बनती है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज क्रॉस्ड लिंक स्ट्रक्चर ड्यू टू क्रॉस लिंकिंग। ठीक है, तो इस प्रकार से क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर बन जाता है, दैट इज नोन एज नेटवर्क पॉलीमर। इसके एग्जांपल आप ध्यान से सुनिए। क्रॉस लिंक पॉलीमर का पहला एग्जांपल है मेलामाइन, मेलामाइन, बैकेलाइट, वल्कनाइज्ड रबर, ऑल आर क्रॉस्ड लिंक्ड पॉलीमर। इज इट क्लियर? समझा आपको? अब देखिए यहाँ पे वल्कनाइज्ड रबर हमारा सिंथेटिक पॉलीमर भी था, देखो आप यहाँ पे वल्कनाइज रबर हमारा सिंथेटिक पॉलीमर भी था, उसके बाद वल्कनाइज रबर हमारा क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर भी है। ये आपको ध्यान में रखना है कि जो सिंथेटिक रबर कभी कभी पूछते हैं सिंथेटिक रबर और वल्कनाइज रबर इज ए टाइप्स ऑफ, ऑप्शन ए दिया रहेगा सिंथेटिक पॉलीमर, उसमें भी दिया रहेगा, है ना, सिंथेटिक रबर, ऑप्शन ए सिंथेटिक रबर, ऑप्शन बी क्रॉस लिंक पॉलीमर। तो ये सभी इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, फिर ए एंड बी बोथ ऐसा वगैरह ऑप्शन रहेगा। तो इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि जो एग्जांपल रिपीट आए हैं अलग अलग क्लासिफिकेशन में, उसको आपको बराबर अंडर हेडिंग सेपरेट करके रखना है। ठीक है, तो मेलामाइन, बैकेलाइट, वल्कनाइज रबर, ये सब बेटा हमारे क्या है, क्रॉस्ड लिंक्ड पॉलीमर है और नेटवर्क पॉलीमर है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो हम अभी देखेंगे थर्ड टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर विच इज टोटली डिपेंड्स ऑन द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आर फर्दर क्लासिफाइड following types of polymer. Number 1 elastomers, number 2 fibers,
नंबर 3 थर्मोप्लास्टिक एंड नंबर 4 थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज मीन बाय इलास्टोमर। तो ये जो इलास्टोमर है ये दो शब्दों से बना है, इलास्टिसिटी एंड पॉलीमर, दैट इज नथिंग बट द इलास्टोमर। तो ऐसे पॉलीमर जिनके पास प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी होती है, यानी उसको अगर हम किसी प्रेशर से या फोर्स से खींचते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, उसकी जो चेन नेटवर्क चेन है जो भी है ब्रांच चेन, वो वैसे खिंच जाती है और जैसे ही हम उसको रिमूव कर देते हैं अप्लाइंग फोर्स तो फिर से अपने पोजीशन को रीगेन कर लेती है। तो दैट इज नोन एज द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी एंड दोज पॉलीमर्स विच शोज दैट प्रॉपर्टी आर नोन एज इलास्टोमर। फॉर एग्जाम्पल नियोप्रीन, वल्कनाइज रबर, देखिए इसमें भी इलास्टोमर में भी वल्कनाइज रबर आया है, नियोप्रीन, वल्कनाइज रबर आर इलास्टोमर, दैट इज नथिंग बट डी, इट इज द टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस पॉलीमर। ठीक है, तो इलास्टोमर। फिर दूसरा जो क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन इंटरमॉलिकुलर फोर्स में, उसका एग्जांपल है फाइबर। अब ये फाइबर्स क्या क्या है, देखो, इट हैव द स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिकुलर फोर्स ड्यू टू स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फाइबर्स जो होते हैं यहाँ पे क्या होता है, इंटरमॉलिकुलर फोर्स ज़्यादा होता है बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो इट इज़ यूज्ड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जितने भी कपड़ा उद्योग है या आप रस्सी बनाते हो बराबर, या फिशिंग नेट बनाते हो, तो उसके लिए आपको फाइबर्स लगते हैं, उसकी टेंसिल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा रहनी चाहिए। इसीलिए जो कपड़े उपड़े बनाते हैं वो जनरली फाइबर्स से बनाते हैं, और वो किस तरीके से रहते हैं, उसका जो इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये आपको याद में रखना है। फॉर एग्जाम्पल नाइलॉन, टेरिलीन, ये ऑल आर फाइबर्स। तो नाइलॉन, टेरिलीन ये सब फाइबर से बेटा। उसके बाद क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑफ पॉलीमर बेस्ड ऑन इंटरमॉलिकुलर फोर्स में तीसरा एग्जाम्पल है थर्मोप्लास्टिक। क्या है, थर्मोप्लास्टिक। अब ये थर्मोप्लास्टिक क्या होता है थोड़ा सा हम अब समझने का प्रयास करेंगे। मीन्स द प्रॉपर्टीज ऑफ थर्मोप्लास्टिक आर बिटवीन द इलास्टोमर एंड फाइबर्स। जो थर्मोप्लास्टिक की जो प्रॉपर्टी होती है वो इलास्टोमर और फाइबर के बिल्कुल बीच वाली प्रॉपर्टी होती है। यानी इसको अगर हम हीट करेंगे, जैसे हम अगर इसको हीटिंग करेंगे अंडर प्रेशर, तो हीटिंग करने से क्या हो जाएगा, इट बिकम सॉफ्ट हो जाएगा। इसका मतलब है हम इसको रिमोल्ड कर सकते हैं, रिकास्ट कर सकते हैं, फिर से बना सकते हैं, बराबर है। तो अगर हम इसको हीट करते हैं तो ये बिकम सॉफ्ट हो जाता है, और जब हम इसको कूल करते हैं तो ये बिकम सॉलिडिफाइड, फिर से सॉलिड हो जाता है। सो इट कैन बी रिसाइकल्ड, तो हम इसको इजीली रिसाइकल कर सकते हैं। तो आपको याद रखना है, बिल्कुल कभी भूलना नहीं है कि जो थर्मोप्लास्टिक होता है उसको हम रिसाइकल्ड कर सकते हैं, बार बार यूज़ कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा बेटा, जनरली जो प्लास्टिक होते हैं जिसको हम रिसाइकल कर सकते हैं वो है पॉलीथीन, जो छोटी छोटी पन्नियाँ वगैरह होती है ना पॉलीथीन, तो उसको हम रिसाइकल कर सकते हैं। या फिर पॉलीविनिल क्लोराइड, पीवीसी, जो पीवीसी के पाइप्स वगैरह होती है, टंकी वगैरह होती है, हम उसको रिसाइकल कर सकते हैं। या फिर पॉलीस्टायरीन को हम रिसाइकल कर सकते हैं, क्योंकि ये सभी बेटा हमारे थर्मोप्लास्टिक है। क्या है, थर्मोप्लास्टिक है। उसके बाद हम देखेंगे थर्मोसेटिंग, मीन्स अनदर एग्जाम्पल विच आर टोटली डिपेंड्स ऑन इंटरमॉलिकुलर फोर्स इज नथिंग बट दी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ठीक है, अब थर्मोसेटिंग का मतलब क्या है, एक बार आप उसको अंडर प्रेशर हीट कर दिए, गर्म कर दिए, तो ये अपना शेप बदल देंगे, बराबर है। फिर आप उसको कूल करो या कुछ भी करो, फिर से वो रीजनरेट नहीं करेंगे अपना शेप, जैसे कि वैसे बने रहेंगे। मीन्स ऑन हीटिंग दे डू नॉट बिकम सॉफ्ट, यानी आप उसको गर्म करोगे तो भी वो सॉफ्ट नहीं होंगे, ये बिल्कुल वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। देयरफॉर इट कैन नॉट बी रिसाइकल्ड, तो हम इसको रिसाइकल्ड नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल बैकेलाइट, जो चेयर्स वगैरह बनती है ना, आपने देखा होगा चेयर्स, टेबल, फर्नीचर्स वगैरह बनते हैं, वो एग्जाम्पल है बैकेलाइट का। बैकेलाइट बेसिकली आपको पता है फिनॉल और फॉर्माल्डिहाइड से बनाते हैं, लैब में बनाते हैं, फिनॉल प्लस फॉर्माल्डिहाइड का रिएक्शन करते हैं, दैट इज़ नथिंग बट कंडेंसेशन रिएक्शन होता है वहाँ पे, और कंडेंसेशन रिएक्शन के द्वारा बैकेलाइट बनता है। बैकेलाइट ये पिंकिश कलर का होता है और ये थर्मोसेटिंग टाइप्स ऑफ प्लास्टिक है, यानी पॉलीमर है। ठीक है, तो दीज आर क्रॉस लिंक पॉलीमर, हम उसको क्रॉस लिंक पॉलीमर भी बोल सकते हैं, क्योंकि एक बार इसको सेट कर दिया, इसका टेम्परेचर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इसको सेट कर दिया, तो फिर आप उसको फिर से सॉफ्ट नहीं कर सकते हो। तो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर बेस्ड ऑन इंटरमॉलिकुलर फोर्स। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन।
अब देखा बेटा, इसमें क्या है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, यानी हमको अभी जो पॉलीमर का क्लासिफिकेशन देखना है वो उसके किस प्रकार से रिएक्शंस होती है, पॉलीमराइजेशन किस प्रकार से मोड स्टेप ग्रोथ होता है, या फिर आपने देखा होगा यहाँ पे एडिशन रिएक्शन होता है या कंडेंसेशन रिएक्शन होता है, उसके आधार पर हम क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर बेस्ड ऑन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन देखेंगे। तो उसमें नंबर 1 है एडिशन पॉलीमर। क्या दिया हुआ है बेटा, एडिशन पॉलीमर। एडिशन पॉलीमर में